नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पर रात 10 बजे के मायने होता है दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि रात 10 बजे आपका पसंदीदा टेलीविजन शो, आपका पसंदीदा टीवी डिबेट दो टूक अब से रात 10 बजे टेलीकास्ट हो रहा है। हमारा समय बदला है, वक्त बदला है, लेकिन हमारे तेवर नहीं बदले हैं। हमारे तेवर वही हैं और उसी तरह हर बार की तरह, पहले की तरह हम आज भी लगातार हर झूठ पर, हर फेक न्यूज पर प्रहार करते हैं और जो सच है वो आप तक पहुंचाते हैं। आपने शोले फिल्म जरूर देखी होगी। अभी हाल फिलहाल शोले फिल्म को 50 साल भी हुए। शोले फिल्म का एक डायलॉग आपको जरूर याद होगा। वो डायलॉग क्या था? वो डायलॉग था, जब बसंती से शादी करने के लिए जब वीरू है, जब वो एक टैंकी पर चढ़ जाता है, पानी की टैंक पर चढ़ जाता है, तो वहां से वो सीधा सीधा आत्महत्या करने की धमकी देता है। और जब उसे लोग नीचे बुलाते हैं तो वीरू क्या बोलता है? वीरू कहता है बसंती की मौसी को, वो कहता है कि बुढ़िया जेल जाइंग एंड चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। यह फिल्म अगर आज बनी होती और किसी राजनीतिक प्रहसन पर बनी होती, किसी राजनीतिक व्यंग को लेकर बनी होती, तो शायद डायलॉग होता कि नेताजी जेल जाएंगे और वहां से सरकार चलाएंगे एंड चलाएंगे एंड चलाएंगे एंड चलाएंगे। यह मैं क्यों कह रहा हूं? यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको संविधान का 130वां संशोधन जो है, उसको लेकर पूरे देश में चर्चा गरमाई हुई है। मोदी सरकार का दावा है कि यह कदम जो उठाया जा रहा है, जो संविधान में 130वां संशोधन लाने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो दरअसल भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़ा प्रहार है। कड़ा प्रहार इसलिए है क्योंकि अब इस कानून, अगर यह बिल कानून बन गया, तो फिर जेल में जाने वाले नेता अगर 31 दिन तक जेल में रह लेते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कोई मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, तो उन्हें अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन पूरा विपक्ष इसके खिलाफ एकजुट है। हालांकि आज गृह मंत्री अमित शाह ने इसी मुद्दे पर एक लंबा टेलीविजन इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि विपक्ष में भी बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो नैतिकता के नाम पर इस बिल का समर्थन करेंगे, क्योंकि याद रखिए, इस बिल को संसद से पारित कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। कम से कम आज जो है सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं है, इसलिए यह बिल कानून बन पाएगा, इसको लेकर शंका है। लेकिन आज गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि नैतिकता के नाम पर बहुत सारे विपक्षी जो पार्टियां हैं, उनके नेता इसका समर्थन करेंगे। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि विपक्ष के नेताओं ने तो ऐसा लगता है कमर कसी हुई है। जेपीसी इस पर बन चुकी है, लेकिन जेपीसी बहिष्कार की बात की जा रही है। और ऐसा लग रहा है कि विपक्ष में बैठे लोग ये चाहते हैं, जैसे कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम होता था। आपको अच्छी तरह से याद है, जब कोरोना आया और जब सोशल डिस्टेंसिंग का कानून हुआ कि सोशल डिस्टेंस बनाकर रखना है, तब लोगों ने वर्क फ्रॉम होम करना शुरू किया और यह प्रथा आज भी चल रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है विपक्ष के कई नेता चाहते हैं वर्क फ्रॉम जेल भी उनको हक मिले, यानी वो जेल से भी अपना काम कर सके, जेल से भी वो अपनी सरकार चला सके, ये उनको अधिकार मिले। इसलिए विपक्ष इसका मुंह तोड़कर विरोध कर रहा है, पुरजोर विरोध कर रहा है। आज दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले इस खबर की धार को समझिए। ये मेरा आज का विषय समझिए। मेरा आज का विषय वर्क फ्रॉम जेल। क्यों भाई ये खेल? ये खेल ही तो है कि आप जेल जाएं तब भी आप सीएम पर, पीएम की कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं, मंत्री बने रहना चाहते हैं। हाल फिलहाल में हमने ऐसे कई उदाहरण देखे। इसलिए मेरा आज का जो शीर्षक है, वर्क फ्रॉम जेल, क्यों भाई ये खेल और किसे भाई ये खेल, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। कौन लोग हैं जो वर्क फ्रॉम जेल करना चाहते हैं, जेल जाने के बाद भी नैतिकता का उनमें तनिक मात्र, लेश मात्र भी उनमें चिंता नहीं है। इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस खबर की धार को समझिए। इस खबर की धार को मैं समझाता हूं। दरअसल इस खबर की धार क्या है उसको आप अच्छी तरह से समझिए। खबर की धार क्या है, तमाम बिंदुओं से समझिए इस खबर की धार। दरअसल ये समझना चाहिए, जो सवाल उठा रहा हूं उस पर भी आइए। क्या भारत में किसी भी पार्टी के नेता को
जेल से सरकार चलाने का अधिकार होना चाहिए। यह सवाल नेताओं के सामने नहीं बल्कि देश की जनता के सामने है। क्या यह अधिकार हमको देना चाहिए नेताओं को? क्या प्रधानमंत्री या किसी राज्य के मुख्यमंत्री या फिर किसी राज्य के मंत्री को या केंद्रीय मंत्री को जेल से सरकार चलाने की अनुमति मिलनी चाहिए? फिर कह रहा हूं, इस सवाल का जवाब जो है देश की जनता को देना चाहिए। क्या जेल से सरकार चलाने की अनुमति होनी चाहिए? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। इस सरकार का दावा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा कदम है। मोदी सरकार 130वां संविधान संशोधन करके कानून बनाना चाहती है। एक बिल लाया गया है जिसको सरकार कानून बनाना चाहती है। इस कानून के तहत 31वें दिन जेल में रहने वाले पीएम, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर किसी भी मंत्री को कुर्सी छोड़नी होगी। 31वें दिन अगर वो जेल रहता है तो फिर उसको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। पीएम मोदी ने इस कानून के दायरे में खुद को भी रखा है, जो आज तक कभी नहीं हुआ। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह का कानून लागू हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस कानून में के दायरे में अपने आप को भी रखा है। बिल संसद में पेश होने के बाद जेपीसी में भेजने का ऐलान हो चुका है। जेपीसी का गठन होना बाकी है, लेकिन हो क्या रहा है? जेपीसी के गठन से पहले ही विपक्ष इसके खिलाफ मोर्चा बना रहा है, गोलबंद हो रहा है। कुछ दल जेपीसी बहिष्कार की भी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जेपीसी का भी हम बहिष्कार करेंगे। कुछ दलों ने यह भी कहा। देश की राजनीति में नैतिकता का कितना पतन हम करने को तैयार हैं? ये सवाल भी देश को पूछना चाहिए कि हम नैतिकता का कितना पतन करने को तैयार हैं। एक जमाना था जब लालू यादव तक ने जेल जाने से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। यह अलग बात है कि उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी अपनी पत्नी को सौंपी थी, लेकिन लालू यादव तक ने भी इस्तीफा दे दिया था। लेकिन आज विपक्षी नेता जेल जाने पर भी सीएम और मंत्री क्यों बने रहना चाहते हैं? ये सवाल उठाना लाजमी है। क्यों बने रहना चाहते हैं? इसी पर आज की चर्चा होगी, आज की डिबेट होगी। लेकिन उससे पहले जरा सुन लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर क्या कहा था और आज विपक्ष के क्या तेवर थे और उसका जवाब किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। सुनिए जरा। ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत गुस्से में है और कौन नहीं जानता उनको किस बात का डर है। तमाम विपक्षी दलों की सरकारों को इस तरीके से गिराया जाएगा और इस बार दिल्ली में ये नहीं हो पाया। इसलिए डेस्परेशन में अब ये केंद्र सरकार कानून लाना चाहती है ताकि अब ईडी, सीबीआई द्वारा बंगाल, तमिलनाडु, झारखंड जैसे राज्यों की सरकारों को गिराया जा सके। अभी एक ट्रेंड शुरू हुआ कि जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देना। ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया। तमिलनाडु के कुछ मंत्रियों ने नहीं दिया, दिल्ली के मंत्री और मुख्यमंत्री ने नहीं दिया, और सरकार के सचिव, डीजीपी, मुख्य सचिव इनके पास आदेश लेने के लिए जेल में जाएंगे। ये क्या हमारे लोकतंत्र को दुनिया में सम्मान दिलाएगा क्या? ये कानून ऐसा है कि न खाता न बही, जो भाजपा कहे वो सही। ईडी और सीबीआई इनके पालतू एजेंसीज हैं, उसके जरिए ये अपने विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कराएंगे। 30 दिन तक जमानत नहीं होने देंगे। पीएमएलए लगा दिया, कुछ लगा दिया, जमानत नहीं हुई। 31वें दिन में उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। इसमें 30 दिन तक जमानत का प्रावधान किया गया है। अगर फर्जी टाइप का केस है तो देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आंख मूंद कर नहीं बैठेंगे। किसी भी केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जमानत देने का अधिकार है। ये विधेयक पूरी तरह से असंवैधानिक है और ये विधेयक जो है ये माननीय उच्चतम न्यायालय या हमारी न्यायपालिका के अधिकारों और क्षेत्र में अतिक्रमण है। हम इतना ही कर सकते हैं कि उनको बोलने का मौका दे, उनको बात रखने का मौका दे। अगर वो अपनी बात रखना ही नहीं चाहते, अगर बोलना ही नहीं चाहते,
तो देश की जनता भी तो देख रही है ना चीजों को। हम लोग पूरा ये जो बिल है उसको खिलाफ है, लेकिन ये बिल वो जिंदगी में वो पास नहीं होगा क्योंकि 2/3 मेजोरिटी का बात है। वो लोग नाटक कर रहा है, तो वो कमेटी में रहकर क्या करेंगे तृणमूल? मुद्दे का विरोध हमने भी देखा है, हमने भी करा है, परंतु बिल को पेश न होने देने की एक प्रकार की मानसिकता मैं नहीं मानता हूं कि ये लोकतांत्रिक है, और विपक्ष को देश की जनता के सामने इसका जवाब देना पड़ेगा। तो गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं विपक्ष को देश की जनता के सामने इसका जवाब देना चाहिए। जाहिर सी बात है ये सवाल जो है जनता के बीच भी उठेगा, बार बार उठेगा, लेकिन फिलहाल तो राजनीतिक पार्टियों के पाले में गेंद है और इसको लेकर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ 4 मेहमान आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ प्रदीप भंडारी जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी जी। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है तहसीन पूनावाला जी। अनमोल पवार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अवधेश कुमार जी मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। शुरुआत में प्रदीप भंडारी जी और तहसीन पूनावाला जी को आमने सामने लाइए। 2-2 मिनट दूंगा मैं कि इसका विरोध और इसका पक्षपात, माफ कीजिएगा तहसीन पूनावाला और प्रदीप भंडारी जी को आमने सामने लाइए। तो शुरुआत में कर रहा हूं तहसीन पूनावाला आपसे, और उसके बाद प्रदीप भंडारी 2 मिनट में उसका जवाब देंगे। तहसीन, इसका विरोध जो है पब्लिक के बीच बहुत गंदा मैसेज जाएगा इसका विरोध करना, उसके बावजूद, क्योंकि ये कानून जो है सब पर लागू होता है और ऐसा नहीं है कि ये इसमें बीजेपी के ही लोग आएंगे, इसमें हर पार्टी, इसमें ऐसा नहीं विपक्षी, इसमें बीजेपी के भी लोग आएंगे। तो फिर सवाल ये कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इसका इतना जबरदस्त विरोध चल रहा है? अशोक जी, अव्वल तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिल रहा है, इसलिए साउंड दीजिए तहसीन जी की, साउंड दीजिए। साउंड चला गया मुझे यहाँ बैकग्राउंड जी, फिर से आप 2 मिनट शुरू कर देंगे? हाँ नहीं, अभी आपके 2 मिनट फिर से शुरू करूंगा मैं। जी थैंक यू, बोलिए। अशोक जी, पहले तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिल रहा है, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। वोट चोर गड्डी छोड़ के नारे पूरे बिहार में और बिहार से पूरे देश में, और कल जो इलेक्शन कमिश्नर के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें जो झूठ पकड़ा गया है उससे पूरा देश आश्चर्यचकित है। इसलिए डाइवर्ट करने के लिए ये कानून बिना सोचे बिना समझे, एक्चुअली सोचकर समझकर डाइवर्ट करने के लिए माननीय अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने कानून लाया है। अब ये कानून को पढ़ते ही वो मुहावरा याद आता, 100 चूहे खाकर बीजेपी हज को चली। चलो, बीजेपी और हज का कोई सवाल नहीं, लेकिन मैं मुहावरा कहता हूं। दरअसल बात क्या है, जिस पॉलिटिकल पार्टी में बाबू बोकरिया जैसे लोग थे जो मंत्री होते हुए कॉन्विक्ट होने के बाद जेल में थे, और वर्तमान चीफ मिनिस्टर उस वक्त के नरेंद्र मोदी थे, कॉन्विक्टेड मंत्री को पद से नहीं हटाया, तब तक सुप्रीम कोर्ट 1.5 महीने के बाद उन पर ये नहीं कहा कि उनको रिजाइन करना चाहिए। वो पार्टी नैतिकता की बात करिए जिस पार्टी के अंदर अनिल जी वोट चोरी कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की फटकार मिली, और फटकार मिलने के बाद भी आज तक भाजपा ने उन पर कार्रवाई नहीं की। ईडी का प्रावधान ऐसे, मैंने माननीय गृह मंत्री जी का पॉडकास्ट देखा, ईडी का प्रावधान ऐसे कि आपको बेल मिल ही नहीं सकता, राउलेट एक्ट की तरह है। आप दोषी जब तक खुद को आप निर्दोष साबित नहीं करते, 30 दिन में सवाल ही नहीं होता कि आपको बेल मिले। बेल मिलता है लेकिन 30 दिन के अंदर नहीं मिलता। तो जब आपको बेल ही नहीं मिलेगा, आपको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। अब बीजेपी के मेरे दोस्त बोलेंगे हेमंत सोरेन जी देखिए जेल से निकलते वो बन गए मुख्यमंत्री, लेकिन तब तक, लेकिन अगर आप दिल्ली का उदाहरण देखें, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, क्या हुआ? उसके बाद सरकार चलेगी, भाजपा की सरकार आ गई, तो सरकार को डिस्टेबलाइज करने का एक नया फॉर्मूला निकाला है। सरकार को डिस्टेबलाइज कर दे। अगर आप झारखंड में भी देखिए तो सोरेन साहब के साथ जो चंपा सोरेन थे वो बन गए मुख्यमंत्री, आज वो भाजपा में चले गए, वो पूरी तरह से भाजपा के एजेंट का काम कर रहे थे। तो भाजपा ने एक नया टैक्टिक निकाला है। इस कानून अगर ये पास होता है राउलेट एक्ट की तरह, तो सरकारें डिस्टेबलाइज होगी और सबसे पहले झारखंड और कर्नाटका की सरकार गिराने की भाजपा कोशिश करेगी। ओके तहसीन जी, आपका समय पूरा हुआ, लेकिन मैं तो, आपने जो तमाम उदाहरण दिए ना बीजेपी को लेकर, मैं तो कह रहा हूं अगर कोई पार्टी जिसने ऐसा किया हो, जैसे बाबू बोकारिया की आपने बात की, तो मैं तो कह रहा हूं अगर वो पार्टी भी कहती है कि अब हम इस तरह के कानून बनाएंगे, तो उसका स्वागत करना चाहिए। पिछले दिनों क्या हुआ, भविष्य भूतकाल में क्या हुआ, किसने क्या गलतियां की, किसने क्या चीजें करी, अगर मान लीजिए सब लोग एक पेज पे थे, कम से कम आज मैसेज दिया जा रहा है कि बीजेपी इससे अलग एक नया इतिहास बनाना चाहती है और विपक्ष आज भी अपने जो है उसकी चिंता करके कर रहा है। बहरहाल मैं प्रदीप को पहले 2 मिनट देता हूं, उसके बाद मैं आऊंगा। प्रदीप जी, आपके 2 मिनट, वो कह रहे हैं कि ये जो है टैक्टिस है कि भाई ध्यान बटाया जाए, और दूसरा वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी का खुद का इतिहास बड़ा हो रहा है, नैतिकता का पाठ हम बीजेपी से क्यों पढ़े? अशोक जी, ऐसा डर का माहौल है विपक्ष में
कि अपने दिल के गहराइयों में ये मान चुका है कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी यही है, और ये इतने भ्रष्ट हैं कि जब ये कोर्ट में जाएंगे तब भी कोर्ट इनको भ्रष्ट ही मानेगा और बेल नहीं देगा। तो आज पूरे विपक्ष के अंदर, भले वो केजरीवाल जी हो गए, राहुल गांधी हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, वो जनता के दरबार में अपने आप को स्वघोषित भ्रष्टाचारी कह चुके हैं, इसीलिए इतने घबराए हुए हैं। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए भाई 350 करोड़ रुपए कैश धीरज साहू के वहां से मिलता है, अभी कर्नाटक के मंत्री के वहां से 17 करोड़ कैश की गड्डी मिलती है, पार्था चैटर्जी के वहां से 20 करोड़ रुपए कैश मिलते हैं। ये सब भ्रष्टाचारी जो है इसीलिए घबराए कि अब ये जो पूरा पैसा है, ये पैसा पकड़ा जा रहा है, इसके नाम पे बेल लेते थे, गद्दी पे रहते थे, वैसा नहीं होगा। बड़ी बात यह अशोक जी, क्या देश का संविधान ये इजाजत देता है कि जेल से सरकारें चल सकती हैं? देश का संविधान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अधिकार नहीं देता है। इनको क्या देश के कानून के ऊपर और देश के कोर्ट पे विश्वास नहीं है? क्या ये कह रहे हैं कि ये देश के कोर्ट जो है अंग्रेजों वाले कोर्ट है, तो ये जजेस की, सुप्रीम कोर्ट की, कॉन्स्टिट्यूशन की तौहीन है? कांग्रेस पार्टी अभी भी वो एओ ह्यूम वाली मानसिकता से बाहर नहीं आई। इनको मैं कहना चाहता हूं, देश आजाद भी हो चुका है, मानसिक रूप से भी 2014 के बाद आजाद हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में विश्वास रखो। हम इंदिरा गांधी जैसे नहीं है जिसने 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके खुद को कोर्ट के दायरे से दूर रखा। या तो प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि मुझे भी कोर्ट के दायरे के अंदर रखो, ये हमारी नैतिकता दिखाती है। अब बात करते हैं दूसरे। मैं कहता हूं अशोक जी, ये देखिए ग्राफ, इन्होंने वोट चोर वोट चोर वोट चोर कहा। अब देश की जनता और बिहार की जनता के सामने आ गई कि जिस कांग्रेस पार्टी का अलायंस 39% से 41% पे पहुंच गया 1989 के बाद में, कहां वोट चोरी हुई? तो जब ये बिहार में घूम रहे हैं, जनता इनको कह रही है परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, आपका जमानत वापस से जब्त होगी। इसी बौखलाहट के अंदर ये एक भ्रष्टाचार विरोधी कानून का विरोध कर रहे हैं। मैं इनसे पूछूंगा कि मान चुके हैं कि भ्रष्ट हैं आज, हां, तभी घबरा रहे हैं। ओके भाई, घबराता तो वही है तहसीन जी, जिसको थोड़ा, जिसके मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, वो कहावत छोड़ दीजिए, लेकिन घबराता वही है जिसको लगता है कि हाँ मैं कहीं फंस सकता हूं। जिसको कोई डर नहीं है, जिसने कुछ किया नहीं, वो क्यों घबराएगा, क्यों डरेगा? ये मुझे वो मुहावरा की याद दिलाती, चौबे जी चले छब्बे बनने, तूबे बनकर रह गए। वो जातिवादी है। राहुल जी नाराज हो जाएंगे, जाति जाति। आप खैर राहुल जी तो नाराज नहीं होंगे, आप जाति जाति कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये दुबे जी, चौबे जी, ये सब, इस सब से हमको निकल जाना चाहिए। अब ऐसे किसी जातियों पर कह रहा हूँ, ये हमारे एक बहुत बड़े समाज के इन्होंने अपमान किया है। तहसीन पूनेवाला कांग्रेस पार्टी को नहीं, क्या तहसीन पूनेवाला इस देश के सभी सूबे को आप इस तरीके से कहेंगे? अपमानजनक। मैं इसका जवाब दे देता हूं, मैं इसका जवाब दे देता हूं। इसको ना इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका जवाब दे देता हूं। ये मुहावरा मैंने आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी से सीखा। उन्होंने बिल्कुल इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं दिया, आप उनको मिसकोट कर रहे हैं। ओके, आप मुद्दे पर अब सुनिए। दरअसल क्या है, कहीं पे निशाने, कहीं पे निगाह, कहीं पे निशाना। टॉपिक कौन सा, प्रदीप भाई कहाँ चले जाते, कोई नहीं, जब डिफेंड करने को नो, सिंपल चीज, लॉजिक ये कहता हूं। मैं अशोक जी आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, प्रदीप भाई से इत्तेफाक करता हूं। ऐसा एक कानून आना चाहिए और बिल्कुल जेल से नहीं चलनी चाहिए। मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूं। कॉमन सेंस की बात है। शशि कपूर जी ने कहा आज ही आपके शो पे कह दे ईडी को रिफॉर्म करे, और ईडी में जो इन्होंने जुडिस्प्रूडेंस चेंज किया है कि आप तब तक दोषी हो जब तक खुद को निर्दोष साबित नहीं करे, जिसके कारण कोर्ट आपको बेल दे ही नहीं सकता। क्योंकि कोर्ट में क्या होता है, ईडी में अगर आपको पे पीएमएलए लग गया तो ये आपको साबित करना है कि आप निर्दोष हो। कोर्ट अगले डेट पे ईडी आके कह दे कि हमें कुछ एविडेंस मिले, आप तब तक आपको बेल नहीं मिलेगा। ये इस प्रावधान में चेंज कर दे, नहीं करेंगे। देखिए ये करना क्या चाहते हैं, ईडी के माध्यम से सरकार को गिराना चाहते हैं। मैं दोबारा से 10 सेकंड लूंगा। बिल्कुल ऐसा कानून आना चाहिए, लेकिन आप ईडी का प्रावधान चेंज कर दे कि आप निर्दोष है तब तक आपको, जब तक सरकार आपको दोषी साबित नहीं करते। आप इतना सिंपल क्यों नहीं कर सकते? जवाब देते। ओके प्रदीप, जब 2013 में लिली थॉमस कोर्ट के जजमेंट में लिली थॉमस में वर्डिक्ट आई थी, तहसीन पूनेवाला और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उसका विरोध किया था, कहते हुए कि वो भ्रष्टाचारियों का साथ देंगे। उसके पहले तक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर यह प्रावधान था कि कोई भ्रष्टाचारी अगर कन्विक्ट भी हो जाता है नेता, तब भी उसको अपनी गद्दी नहीं छोड़नी है। परंतु कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को कोर्ट ने सुप्रीम का, हम उसी कोर्ट की वर्डिक्ट को आगे फॉलो कर रहे हैं। और अगर तहसीन पूनेवाला को लगता है कि ईडी गलत काम कर रही है, तो आर्टिकल 32 के अंदर रिट दाखिल करके क्यों नहीं अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को आगे ले जाते हैं? ये नहीं जाएंगे, क्योंकि तहसीन पूनेवाला को भी पता है कि जेल से सरकारें नहीं चल सकती।
सुप्रीम कोर्ट जो अपना काम कर रहा है, परंतु इनको दिक्कत ये, दिल की गहराइयों से इनको व्हाट्सएप आया है कांग्रेस पार्टी के एक नेता द्वारा कि तहसीन जी सबसे ज्यादा बड़े भ्रष्टाचारी राहुल गांधी है जो नेशनल हेराल्ड में बाहर है, चारा घोटाले के अंदर ऑलरेडी लालू कन्विक्ट हो चुके हैं, तो जितना भी आप डिफेंड करो कुछ नहीं होगा, कोर्ट के केस के अंदर आप जो है वो 100% जो है आपका दूध का तहसीन भाई एक बात इसका बताऊं, एक ही लाइन में जवाब हाँ, दूंगा। ओके, ये हाँ। बिल्कुल सही है, 2013 में लिली थॉमसन का जजमेंट आता, लेकिन उसके बाद 2018 में अपने ईडी में वो प्रावधान लाई जब तक आप गिल्टी हो जाते। देखिए मैं अरविंद केजरीवाल का एक सेकंड बताने पड़ते हैं, प्रदीप भाई 10 सेकंड आप स्टूडियो में, मैं अरविंद केजरीवाल जी का सपोर्टर नहीं हूं, यहाँ पे अनमोल जी आप कर रहे हैं, आप सुनिए ना भाई, मेरी बात सुन लीजिए ना 10 सेकंड, फिर आप आम आदमी पार्टी को, लेकिन जिस तरह से आपने आम आदमी पार्टी को डिस्टेबलाइज करने का क्या प्रयास किया, जिस तरह से दिल्ली सरकार की जनता ने क्या वर्डिक्ट दिया, जेल में गए, मैं उसी पर दिल्ली से भी बात कर दिया, बेचारे अनमोल पवार अब दिल्ली में नहीं दिखते, पंजाब में दिखते हैं, एग्जैक्टली पंजाब के शीश महल में रहते हैं, दिल्ली ने बोल दिया केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। मैं दो चीजें बोला, झूठ मत बोलिए, इनफैक्ट बेंच ने ये कहा कि कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान नहीं है, हम चाहते हैं प्रावधान आए जिससे कि इलेक्टेड लीडर जिसने मोरालिटी को छोड़ दिया है, हम चाहेंगे कि वो अपने पद से छोड़े, ये सच्चाई है। तहसीन जी एक मिनट मुझे बाकी में, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, दो चीजें। पहली बात, ये बात ठीक है, जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, वहां से सरकार चला रहे थे, मामला जब दिल्ली हाई कोर्ट गया था, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि इस तरह का कोई कानून नहीं है, उन्होंने कहा दुर्भाग्य की बात है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि हम उनको हटने के लिए। एक बात, दूसरी बात, आपने हेमंत सोरेन का उदाहरण दिया, क्या हुआ? हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को बनाया, चंपई सोरेन लॉयल रहते हुए उनके मुख्यमंत्री बने रहे, और जिस दिन हेमंत सोरेन निकले उस दिन चंपई सोरेन ने अपना पद छोड़ा, और जनता ने उसके बाद किसको जिताया? जनता ने दोबारा हेमंत सोरेन को सत्ता सौंपी। तो आप लोग को जनता पर भरोसा नहीं है, आप लोग जो वोट सुनिए, आपने आज जो दोबारा जो शुरुआत वोट चोरी से की, तो आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए, अखिलेश यादव जो वोट चोरी कर रहे थे, आज जो है चुनाव आयोग ने उनका फैक्ट चेक कर दिया है, वो दस्तावेज सारे जो थे वो पूरी तरह से झूठ बोल रहे थे। सवाल ये नहीं कि वोट चोरी, सवाल है कि नेता लोग जो है ये चोरी का झूठा आरोप क्यों लगा रहे हैं, ये भी तो सवाल उठता है। अशोक जी, आज तहसीन पूनेवाला ने कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध स्टैंड लिया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मार्च 23, 2024 को कहा था अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्टाचारी है जो कुर्सी से चिपकने रहने की जिद करते हैं, अरविंद केजरीवाल से बड़ा कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, इनको तो अपनी कुर्सी छोड़ देना चाहिए। आज तहसीन पूनेवाला कांग्रेस के नेताओं को कह रहे हैं कि उन्होंने गलत बोला और डिस्टेबलाइज करने की बात करी, या तो कांग्रेस सही है या तहसीन पूनेवाला सही है, एक ही हो सकता है, या राहुल गांधी सही है या तहसीन पूनेवाला सही है। सुनिए ना प्रदीप भाई, नो इफ नो बट, ये भले वायरल हो, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को परेशान किया गया और एक सिटिंग मुख्यमंत्री को बिना किसी दस्तावेज के साइन किए वो जेल में गए, वो गलत था। और ईडी बीडी का काम करे, कांग्रेस वर्सेस तहसीन पूनेवाला हो गया है। मैं चाहूंगा कांग्रेस के एक प्रवक्ता को बुलाया जाए जो तहसीन के खिलाफ अपनी बात रखे, क्योंकि आज तहसीन पूनेवाला खुल के कांग्रेस के अगेंस्ट उन्होंने मोर्चा खोला। तहसीन जी, दिक्कत पता है यही होती है, एक टाइम था जब कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही थी कि शराब घोटाला, तो हमने बताया, हमने शराब घोटाले को एक्सपोज किया, और ये क्रेडिट ले रही थी कि अरविंद केजरीवाल जेल गए क्योंकि हम शराब घोटाला किया। और आज जो है आप उलट, तो ये फिर क्या रह जाएगा नेताओं का चरित्र? मतलब आप तो पूरी तरह से, आप तो अभी पूरी तरह से नेता भी नहीं है सर, आप तो राजनीतिक विश्लेषक की तरह आते हैं, लेकिन अगर आप नेताओं की तरह अपना बयान इतनी जल्दी पलटेंगे तो फिर लोगों को शक होगा कि आप तो मतलब उन नेताओं से भी दो हाथ आगे निकल गए जो घड़ी अपना स्टैंड बदलते हैं। आज तो आपने बड़े नेताओं को आज तहसीन ने राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के खिलाफ बोल दिया है, मैं इसका स्वागत करता हूं, परंतु कहूंगा दोबारा से कह रहा हूं, जिस तरह से माननीय अरविंद केजरीवाल जी को मुझे लग रहा है ऐसा ना हो अनमोल पवार आपकी कुर्सी खतरे में है, अरविंद केजरीवाल की कुर्सी खतरे में है, आम आदमी पार्टी का समर्थक नहीं तो कांग्रेस उस समय गलत थी। केजरीवाल को अरेस्ट करना। तहसीन जी सीधा सवाल सुनिए, तहसीन जी सीधा सवाल, कांग्रेस उस वक्त गलत थी या कांग्रेस आज गलत है? मुझे बताओ। कांग्रेस उस वक्त भी सही थी, आज भी सही कैसे? ये कैसे हो सकती है? उस समय कांग्रेस, उस समय एक मिनट आप बताएं, उससे पहले कांग्रेस का स्टैंड जो है दोबारा दोहरा देता हूं। कांग्रेस ने उस समय कहा शराब घोटाला हमने उजागर किया, और ये करोड़ों रुपए का शराब घोटाला था। कांग्रेस ने कहा शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही थी, हमारी वजह से गिरफ्तारी हुई। तो फिर आज आप सही हैं कि पहले सही थी? बताइए। नहीं, शराब घोटाला हुआ,
लेकिन सिग्नेचर अरविंद केजरीवाल जी का नहीं था। लास्ट सिग्नेचर एलजी का था। अगर अरविंद केजरीवाल जी मैं कह रहा हूं, आप नोट करिए, अनमोल पवार की गद्दी खतरे में, ऐसा ना हो तहसीन पुणेवाला जो है आम आदमी पार्टी में चले जाए। मैं कह रहा हूं ये आम आदमी पार्टी के अपने नजदीकियां बढ़ा रहे, इसीलिए आज इनका स्टैंड अलग है। मुझे कोई मतलब नहीं है कांग्रेस के स्टैंड के विरुद्ध आज तहसीन पुणेवाला है, अनमोल पवार बच के रहिएगा। बाकी मेहमानों की तरफ बढ़ूंगा, बाकी मेहमानों की तरफ बढ़ूंगा, लेकिन एक कमेंट के साथ, और वो कमेंट ये है कि आप हमेशा तर्कपूर्ण बातें करते हैं। मैं हमेशा इस बात को वो आपके करीब आ रहे हैं, कैसे तर्क की बात कर लेंगे? मैं क्या कह रहा हूं? अरे मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मैंने ये कहा कि तहसीन पूनावाला हमेशा तर्क की बात करते हैं, लेकिन आज जब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस तब भी सही थी, अब भी सही है, इससे बड़ा कुतर्क हो नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस नहीं हो सकता। आप इफेक्ट है, तहसीन ये नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी के करीब नहीं हो सकता। आप पहले अरविंद केजरीवाल के जेल जाने पे ताली बजाएंगे कि हमने अंदर करवाया, हमने घोटाले को उजागर किया, हमारी वजह से वो जेल गए हैं, और आप उनका इस्तीफा मांगेंगे, और आज आप कहेंगे कि नहीं अरविंद केजरीवाल के साथ तो गलत हुआ, वो पूरा का पूरा मामला गलत था, वो पूरा केस ही गलत था। तो दोनों चीजें नहीं हो सकती। अवधेश जी, अशोक जी, अनमोल पवार के चेहरे पे टेंशन देखिए, कोई बात नहीं, अचंभित है कि तहसीन पुनावाला आम आदमी पार्टी का पक्ष उनके बराबर रख रहे हैं। ओके अरविंद, क्या हो रहा है इन दोनों में? ओके अवधेश जी, आप अचंभित हैं, मुझे नहीं पता, अनमोल जी से पूछूंगा वो अचंभित है नहीं है, लेकिन वो तो मैं आपसे पहले पूछ रहा हूं, आप अचंभित हैं इस बात से कि भैया कांग्रेस दोनों समय से सही थी? नहीं, अभी तो तहसीन जी के लिए मुझे एक छोटा सा शेर याद आ गया। मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, इतना सच्चा झूठ तुम्हारा होता है, इतना सच्चा होता है इनका झूठ कि उस पर भरोसा कर लेता हूं मैं। लेकिन आज उनके सच्चे झूठ पे भरोसा नहीं हो रहा, आज ना उनके सच पे भरोसा आ रहा है, क्योंकि वो आज अपनी बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। नहीं, अरे भाई, आप बसीर पत्र ने लिखा है, जी बहुत चाहता है कि सच बोले, लेकिन क्या करूं हौसला नहीं होता। तो उनका बेचारे क्या करे, हौसला नहीं हो रहा है। देखिए ऐसा है कि हमने एक कलर ब्लाइंडनेस सुना था, एक मायोपिक सुना था। अब मुझे लग रहा है कि भारत में एक ऑपोजिशन का जो है वो जैसे कॉन्ट्रेरी विजन सिंड्रोम है, कि जो चीज जिस चीज के लिए लाई जाएगी ठीक उसके उल्टा दिखाई देगा इनको। तो वो इस समय तहसीन पुनावाला भी वही कह रहे हैं, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी का भी वही आएगा। आप ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल जी और बालाजी से जो सेंथिनम बालाजी थे, उनके पहले इस देश में जितने लोग जेल गए, उन्होंने त्याग पत्र दिया कि नहीं दिया? सबने त्याग पत्र दिया। तो जब त्याग पत्र दिया तो इस कानून की आवश्यकता ही नहीं थी, ये तो नॉर्मल था भाई। उस समय भी ईडी सीबीआई यही होती, अगर वो केस करती हो, त्याग पत्र देते, वो जाते। तो जो एक नॉर्मल चीज थी उसको इस देश के नेता अब नॉर्मल बनाने लगे कि भाई हम जेल चले गए, हमको तो जबरदस्ती फंसा दिया, मैं जयललिता को भी जबरदस्ती फंसा दिया मान लीजिए, तो गए कि नहीं? लालू जी भी जेल चले गए, सब लोग गया, सबने त्याग पत्र दिया। हमने जो है कल्पनाथ राय आपकी पार्टी के थे, उस समय जेल गए थे हम लोग, उस समय कितने नेता जेल गए थे, आप सब याद है आपको ना, कितने नेता जेल गए थे। तो एक नॉर्मल चीजें थी जो भारत की राजनीति में, उसको विपक्ष ने अपनी अनैतिकता से ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि आने वाले समय में एक सिंड्रोम होगा कि हम जेल में रहते हुए सरकार चलाएंगे। 155 दिन अरविंद केजरीवाल जी रहे, तो इसको रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, कि आगे यह सिंड्रोम नहीं हो। संविधान निर्माताओं ने तो सोचा नहीं था कि भाई ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी, इसलिए कानून में कुछ बनाया ही नहीं, उन्होंने ध्यान ही नहीं रखा कि यह स्थिति पैदा होगी। और एक बात ये जो कह रहे थे ना बाबू भाई बुखारिया, ये चारों तरफ जो है वो तीन चार दिन से ये फुल मीडिया में बाबू भाई बुखारिया, बाबू भाई का एक पक्षी है, उसका इतना झूठ है उसमें। बाबू भाई बुखारिया उस केस से भी बरी हो गए, बाद में उनको स्टे भी मिल गया। वो उस समय हुए जब 3 साल या 2 साल वाला कानून भी नहीं बना था। और वो क्या था केस? वो केस ये था कि नरेंद्र मोदी सरकार को एक तरफ राइट पर हम नहीं घेर पा रहे हैं, अमित शाह को जेल में है, भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं मिला है, तो माइनिंग को लेके एक इशू उठाया जाए। तो वो जो एक ब्रिगेड था उसने केस किया, उसने समझा कि हम पर झूठा केस है, वो ज्यादा लड़ते नहीं थे, अचानक हो गया कि भाई इनको सजा हो गई। तो उस केस के बारे में बता रहे हैं कि उसमें जो स्टे ऑर्डर हो गया उस सजा को, उसके बाद तो छूट भी गए हैं। और उसी को पूरे विपक्ष ने, बाबू भाई बुखारिया तो कांग्रेस में है इस समय,
ना अब है ना, तो इस सवाल है कि उस समय की बात हो रही है। पूरे विपक्ष ने पूरी छानबीन करने के बाद बीजेपी से अभी तक एक उदाहरण लाया, एक उदाहरण, वो भी आधा अधूरा है। ओके, तो ये जो स्थिति है भाई, आज आप कर रहे हो ना, पहले आज चलो नहीं वो ठीक है, लेकिन अवधेश जी ऐसे उदाहरण बहुत है जहां पर विपक्ष कहता है कि भाई विपक्ष के नेताओं को आरोपों में फंसा के जेल भेज दिया गया, और ऐसा उदाहरण एक नहीं है कि भाई बीजेपी सरकार में बीजेपी के लोग जो हैं या बीजेपी समर्थक जो हैं उनके ऊपर जो है केस चले हों और वो जेल गए। इसलिए विपक्ष कह रहा है कि यहां पर थोड़ा जो नियत है उस पर आशंका है। मैं आऊंगा, पहले मैं अनमोल जी को इसका एक उत्तर दे देता हूं। हेमंत सोरेन जेल गए थे ना नींव के अंदर, हेमंत सोरेन को जमानत मिली, वो आके सरकार बनाए और फिर वो चलाए कि नहीं चलाए, ये तो विचित्र तर्क है भाई। कल इनकी सरकार नहीं रहेगी, कल तो प्रधानमंत्री, हालांकि देखिए मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री को इससे बाहर रखना चाहिए। देश में वो छोड़िए, वो विषय नहीं है। प्रधानमंत्री ने आज जो अमित शाह जी ने बताया, प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि वो इस दायरे में आना चाहते हैं और उनके ऊपर दायरा, तो उसके लिए स्वागत करना चाहिए। प्रधानमंत्री कोई भी हो, वो किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। नहीं, आपका तर्क होगा, लेकिन प्रधानमंत्री आपका तर्क होगा, लेकिन प्रधानमंत्री क्यों किसी दायरे से बाहर हो? अगर प्रधानमंत्री के ऊपर करप्शन का चार्ज है और प्रधानमंत्री को जेल जाए तो कल को नहीं अवधेश जी, ये नहीं हो सकता ना। कल को इस देश में कोई ऐसा प्रधानमंत्री भी आ सकता है जो प्रधानमंत्री रहे, जेल में रहे और जेल से सरकार चलाना चाहे। इसलिए प्रधानमंत्री भी जेल उस दायरे में आ रहे तो उसमें गलत नहीं है। अनमोल पवार, एक मिनट रुकिए, हो गया अनमोल पवार, सवाल देखिए ये है कि एक समय में आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा गया था, खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा था, अगर आरोप लग जाए तब भी जो है कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। आज जो है आप लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं, और मुझे नहीं मालूम, कुछ दिन पहले मेरे साथ जो है एक और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा नहीं ये कानून का टेक्निकली हम विरोध, मतलब कानून बड़ा सही है लेकिन हमको नियत पे शक है। तो मतलब नियत का विरोध है या कानून का विरोध है? देखिए अशोक जी, आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बात कबूल ली कि वो आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल सरकार को गिराना चाहते थे कि अगर अरविंद केजरीवाल जी जेल में रहते हुए इस्तीफा दे देते तो उन्हें बिल लाने की जरूरत ना पड़ती। ये जो बिल लाया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक है, ये बिल्कुल असंवैधानिक है। केवल एक मंशा है इस बिल को लाने के पीछे कि किसी भी तरह से पहले विपक्ष के नेताओं को जेल में डालो, फिर उन्हें डराओ धमकाओ और फिर सरकार गिराओ, हॉर्स ट्रेडिंग करो, ऑपरेशन लोटस चलाओ। मैं नहीं कह रहा, ये जांच एजेंसियों का कच्चा चिट्ठा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खोला है। 2025 में कहा ईडी क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स, वायलेटिंग फेडरल स्ट्रक्चर। 2023 में कहा एक्शंस ऑफ ईडी आर विंडिक्टिव। 2024 में रैप्ड फॉर शॉडी इन्वेस्टिगेशन। मई 2025 में कहा पैटर्न ऑफ ईडी मेकिंग एलिगेशन विदाउट स्पेसिफिक एविडेंस। 2024 में कहा सीबीआई एंड ईडी वर्किंग इन बायस्ड मैनर, वर्किंग एज केस्ड पैरेट्स। और ये लोग नैतिकता की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, जिनके नेता नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से कहते थे कि मैं देश से भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, और जिन्होंने पार्टी में आज 25 सबसे भ्रष्ट नेता जिनका उन्होंने नाम लिया, अशोक चौहान इरिगेशन स्कैम, अजीत पवार इरिगेशन स्कैम, अशोक चौहान आदर्श स्कैम, नवीन जिंदल कोल स्कैम, हेमंत बिस्व शर्मा लुई बर्जर स्कैम, शुभेंदु अधिकारी शारदा चिट स्कैम, छगन भुजबल गीता कोड़ा कोल स्कैम, प्रफुल्ल पटेल एयरक्राफ्ट स्कैम, जी जनार्दन रेड्डी माइनिंग स्कैम, मुकुल रॉय नारदा स्कैम, सारे भ्रष्टाचारियों को इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया और बड़े बड़े पदों पे उठाया। ये लोग नैतिकता की बात करते हैं जिन्होंने 6000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम किया। ये लोग नैतिकता की बात करते हैं जो पंजाब में चुनाव में वोट चोरी करते पकड़े गए। ये लोग नैतिकता की बात करते हैं। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कोई आतंकवादी नॉन वायलेंस की बात कर रहा है। एक मिनट, एक काउंटर क्वेश्चन। बहुत ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, चिंता मत कीजिए। चिल्लाने की जहां जरूरत पड़ी, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं लोग, और मैं नहीं कहता विपक्ष के लोग, आप समय दे देंगे तो मैं आपको दिया समय दिया, मैंने आपको रोका भी नहीं। 10 सेकंड और नहीं, मुझे आपके काउंटर क्वेश्चन तो करने की बिल्कुल करिए। आपने कहा इस्तीफा, पहली बात तो ठीक है, आप अमित शाह की जो आपने इंटरप्रिटेशन किया कि अमित शाह ने कहा नहीं, अमित शाह के बातों का इंटरप्रिटेशन आपने निकाला, ठीक है, कोई बात नहीं, एक ही बात है, मैं मान गया कि आपने इंटरप्रिटेशन निकाला। मतलब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते तो आपकी सरकार गिर जाती। मतलब आपकी सरकार में कितने विधायक थे उस समय? जरा एक बार गिनती बता दीजिए, कितने का बहुमत थे, जरा बता दीजिए। देखिए इनकी सवाल का जवाब सुनो, सवाल का जवाब से भागिए मत प्लीज, मैं बड़ा सीधा पूछ रहा हूं, कितने आपके विधायक थे? ऐसा है वो बहुमत से कितना?
विधायक चाहे 70 हो चाहे बहुमत पार हो, और अरविंद बीजेपी की केजरीवाल मंशा। का अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते तो सरकार गिर जाती। देखिए अभी बहुत बात हो रही ये थी। मान चुके हैं अभी- अनमोल पवार सिंह के विधायक बिकाऊ है। अभी नहीं, उन्होंने मान लिया आज आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने माना कि उनके विधायक बिकाऊ है। बिकाऊ पार्टी बोली इसने आम आदमी पार्टी के वोट चोर तुम हो, वोट चोर वोट चोर। तुमने डीडी न्यूज़ के शो पे बताया तो तुम लोकतंत्र के पार्टी के बेशरम लोग भ्रष्टाचारियों को अपनी गली में बिठाते हो। आज आम आदमी पार्टी का हटाइए, दोनों को हटाइए, हटाइए दोनों को हटाइए, 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 दोनों को हटाइए। सवाल का जवाब नहीं सुनना चाहते डरपोक लोग। माइक बंद कर दीजिए, कट द माइक, 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 कट द माइक। देखिए, चोर मचाए शोर, सिर्फ एक फिल्म का नाम लूंगा, चोर मचाए शोर। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। मेरे स्टूडियो में क्या हो रहा है, मैं सिर्फ एक फिल्म का नाम ले रहा हूं, चोर मचाए शोर। और आप समझ रहे हो, देखिए फिर से कह रहा हूं, चोर मचाए शोर, फिर से कह रहा हूं, चोर मचाए शोर, फिर से कह रहा हूं, जो शोर मचा रहा है, जो शोर मचा रहा है उसको दिखाइए। और मैं इससे बार बार बोलूंगा, एक ही बात बोलूंगा, जो शोर मचाए उसको दिखाइएगा स्क्रीन पर तुरंत। और मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, चोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर दिखाइए। अब देखिए, अब क्या, अब बताइए कौन शोर मचा रहा है। मैंने एग्जैक्टली यही कहा, मैंने एक काउंटर क्वेश्चन पूछा था, सिर्फ उस काउंटर क्वेश्चन का जवाब नहीं है ना। चोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर, चोर मचाए चोर, जो शोर मचा रहा है उसको स्क्रीन पे लाइए, जो शोर मचा रहा है उसको स्क्रीन पे लाइए। चोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर। एक ही फिल्म है, एक फिल्म का नाम, चोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर। एक फिल्म आपने देखी होगी, उस फिल्म का नाम है चोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए चोर मचाए शोर, मुझे अपने दर्शकों से बात करनी है। अरविंद के नहीं, मुझे बात करनी है, मुझे करनी है, मुझे करनी है। आप मुझे रोकेंगे, आप मुझे रोकेंगे तो फिर शांत बैठिए। चोर मचाए शोर मत, यहां पे मेरे स्टूडियो में चोर मचाए शोर फिल्म मत दिखाइए, शांति से बैठिए। मेरे स्टूडियो में चोर मचाए शोर फिल्म मत दिखाइए, मेरे स्टूडियो में चोर मचाए शोर फिल्म मत दिखाइए। कौन शोर मचा रहा है मेरे दर्शक देख रहे हो। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, और वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अरविंद केजरीवाल, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, अरविंद केजरीवाल इस देश की राजनीति के वो नेता हैं जिन्होंने ये कहा था कि आरोप लगते ही कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। आरोप, मैं भी दर्शकों से बात कर रहा हूं, जवाब आपसे ले चुका हूं। उन्होंने कहा कि आरोप लगते ही कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, ये उन्होंने कहा। दूसरी बात, अभी अनमोल जी ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते तो सरकार गिर जाती। सवाल यह कि उस समय बीजेपी के सिर्फ 3 विधायक थे, बीजेपी के सिर्फ 3 विधायक थे। 70 विधानसभा में, 70 लोगों की विधानसभा में बीजेपी के 3 विधायक थे, कांग्रेस का कोई विधायक नहीं था, और आम आदमी पार्टी के 67 विधायक थे, 67। अगर 67 विधायकों वाली पार्टी एक अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे से गिर जाती तो आप समझ सकते हैं कि उस सरकार की मंशा क्या होगी, आप समझ सकते हैं। और यही मैंने सवाल पूछा था, और ये सवाल लेकर मैं फिर आ रहा हूं अनमोल पवार आपके पास, और उम्मीद करूंगा इस बार आप सवाल का जवाब देंगे। मेरे स्टूडियो में चोर मचाए शोर फिल्म का फिर से दोबारा से उसके स्क्रीनिंग ना हो। बताइए, कितने आपके विधायक थे और कैसे आपकी सरकार गिर जाती? देखिए, जैसे ही जवाब देना शुरू किया, भाजपा के प्रवक्ता चिल्लाने लगे। अब मैं उम्मीद करूंगा कि वो बीच में अब आप जवाब दीजिए, आप बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड मैंने आपको बताया, दिल्ली में कैसे इन्होंने जो है वोट कटवाए, दिल्ली विधानसभा में, बिहार में कैसे वोट चोरी कर रहे हैं। मैंने आपसे मैं जवाब दे रहा हूं। ये जवाब नहीं हुआ, ये जवाब नहीं हुआ। वोट मैंने आपसे पूछा, आपके 67 आपके चुने हुए 67 उनको वोट काटने से कैसे आ गए? देखिए, वोट काटने से नहीं, उसका वोट काटने से क्या संबंध है? अनमोल पवार, इसका वोट काटने से क्या संबंध है? पार्टी का इसका एक वोट ही काटने से क्या संबंध है? अब जवाब ओके, मैं अवधेश जी के पास नहीं, आपका जवाब नहीं आ रहा। क्यों जवाब आपका जवाब नहीं आ रहा। नहीं, आप जवाब नहीं आ रहा। छोड़ो ना, आपका जवाब नहीं आ रहा। कह दो ना, बोलने नहीं देना चाहते। आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता आपको धमकाने की कोशिश कर रहा है डीडी न्यूज़ के लोगों को। ये देखिए इनकी सच्चाई, ये देखिए इनकी सच्चाई, ये देखिए
जब इनसे पूछते अब मैं हैं, जिनको पूछूंगा उनको जब इनसे पूछते हैं, ये देखो, अब सब ये जब अमित शाह जी से पूछा जाता है कि भाई भ्रष्टाचारी थे हिमंत बिस्व ये इनकी सच्चाई है। अरे कोर्ट ने उनको बरी किया है, कोर्ट ने बरी किया है। कट द माइक, कट द माइक, कट द माइक, हटाइए, हटाइए, कट द माइक, कट द माइक, काटिए, माइक काटिए, माइक काटिए, माइक काटिए, माइक काटिए, माइक काटिए, माइक काट दीजिए। मेरे चैनल में मैं जानता हूं मेरे दर्शक ये चिल्ला चिल्ली पसंद नहीं करते, मेरे दर्शक बिल्कुल पसंद नहीं करते। रात को 10:30 बजे अगर पार्टी के प्रवक्ता यहां पर चिल्लाना चाहते हैं तो फिर ये क्या मैसेज दे रहा है? मैं नहीं चाहता इस तरह की चिल्ला चिल्ली वाली डिबेट हो। और जब से 2 टूक दोबारा रीलॉन्च हुआ है, आज तक कभी स्टूडियो में ऐसा माहौल नहीं हुआ। आज पहली बार स्टूडियो में इस तरह का माहौल हो रहा है और मैं जानता हूं मेरे दर्शक इसको पसंद नहीं करेंगे। और मैं यह भी जानता हूं मेरे दर्शक इस वक्त मुझे क्या लिख रहे होंगे और किसके लिए क्या लिख रहे होंगे। थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए, थोड़ी तो शर्मिंदगी का एहसास कीजिए। अवधेश कुमार, मैं आपके पास आ रहा हूं। इनसे एक सवाल पूछ लो। एक मिनट नहीं, जब तक नहीं, हटाइए स्क्रीन से, हटाइए सबको, स्क्रीन से हटाइए सबको, स्क्रीन से हटाइए सबको, स्क्रीन से हटाइए। अगर तरीके से डिबेट करेंगे तो सारे सवाल पूछूंगा, सारा समय दूंगा। अगर मेरे स्टूडियो में चिल्लाकर मेरे दर्शकों का टाइम वेस्ट करने की कोशिश करेगा तो मैं उससे नहीं पूछूंगा, मैं नहीं पूछूंगा। चिल्लाइए मत, चोर मचाए शोर। अवधेश जी को दीजिए, अवधेश जी को दीजिए, अवधेश जी को दीजिए, अवधेश जी को दीजिए। किसी को नहीं दिखाना, किसी को नहीं दिखाना, किसी को नहीं दिखाना। अवधेश जी को दिखाइए स्क्रीन पर, सिर्फ अवधेश जी को दिखाइए। मुझे स्क्रीन पर सिर्फ अवधेश जी को दिखाइए, स्क्रीन पर सिर्फ अवधेश जी को, बाकी सबके माइक कटे रहेंगे। मैं जिसका नाम लूंगा सिर्फ उसी का माइक ऑन होगा। अवधेश जी, अवधेश जी, सवाल यह है कि इतना पैनिक क्यों है विपक्ष में, इतना डर किस बात का, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई कहता सरकार गिरा देंगे, मुझे समझ में नहीं आता। आपके क्या विधायक सारे बिका हुए हैं, आपके नेता सारे बिका हुए हैं क्या, कि आपका एक टॉप कर। और इसका मैं सिर्फ एक ही बात बता रहा हूं, और मैं आज आपको फैक्ट चेक में यह भी बताऊंगा, फैक्ट पर फैक्ट में, ये जो पार्टियां हैं, जो परिवारवादी पार्टियां हैं, ये जो वन मैन सिंगल मैन की पार्टियां होती हैं, ये क्यों घबरा रही हैं, मैं इसका आपको पूरा फैक्ट पर फैक्ट में बताऊंगा, इंतजार कीजिए। लेकिन अवधेश जी, इतना पैनिक क्यों है, इतना डर क्यों है? डर इसलिए है कि जो आप सिद्धांत देकर के आए हैं ठीक उसके उलट आचरण कर रहे हैं। तो सत्ता के जब तक है तब तक तो आपके साथ लोग हैं, लेकिन सबको मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं। ये जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, आप हम सब जानते हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने एक ही सिद्धांत दिया था और उसके लिए लड़ाई लड़ी थी कि किसी भी मंत्री पर आरोप लगे वो तुरंत त्याग पत्र दे और तुरंत पद से हटे और फिर मुकदमा लड़े, जब वो जीत जाए तो आ जाए। और इसके लिए कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। तो जब उन्होंने स्वयं वो मानक बनाया है, उसके विपरीत आचरण कर रहे हैं, तो उनके साथ जो लोग विधायक बन के आए हैं, क्या उनके साथ उस ढंग से खड़े रहेंगे? उनके अंदर यह भय होता है, जो आपने चोर मचाए शोर कहा है, कि जब मैं स्वयं चोर हूं, मेरे साथी जानते हैं कोई भी पार्टी, तो हमारे साथ कैसे रहेंगे? और दूसरी बात जिसकी आपने बात की है, भाई इस देश में समस्या ये हो गई है कि परिवारवादी पार्टियों ने अपने अलावा दूसरा कोई नेतृत्व पार्टी में विकसित होने ही नहीं दिया। मैं वही कह रहा हूं, दिक्कत यही है कि नेता तो मैं बनूंगा, बाकी लोग मेरी पालकी ढोएंगे। दिक्कत यही है, नेता मैं बनूंगा, बाकी लोग मेरे पालकी ढोएंगे, और मैं नेता तब तक रहूंगा चाहे मैं जेल में रहूं, जेल के बाहर रहूं, नेता मैं रहूंगा, बाकी लोग मेरी पालकी ढोएं। यही वो सोच है जो इस बिल का विरोध करवा रही है कि भैया मैं नेता हूं, मेरे ऊपर आ गया 31 दिन बाद मुझे अगर रिजाइन देना पड़ा तो फिर कैसे चलेगा? तो मेरी पालकी ढोएं, मैं चाहे 30 दिन चाहे 160 दिन जेल में रहूं, लेकिन मेरे नेता, मेरे जो नीचे लोग हैं, वो मेरी पालकी ढोएं, भले ही मैं करप्ट हूं या कुछ हूं। यही सोच है। इसी खतरनाक सोच से जो है, मुझे लगता है इसी खतरनाक सोच को देश के सामने आने की जरूरत है। एक ब्रेक ले रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं, इस छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं। तहसीन, अनमोल पवार सबके पास आऊंगा, लेकिन मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे दर्शक इस चिल्ला चिल्ली को रात 10:30 बजे किसी के घर में टीवी में अगर इस तरह की कर्कश आवाजें अगर इतना जोर से चिल्ला रही हो, लोग अपना टीवी बंद कर देते हैं ना, वो आपको देखेंगे और आपके कारण मेरे प्रोग्राम को भी बंद कर देंगे। तो कृपया करके ऐसा मत कीजिए। इस छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूं। पुलाव नहीं, प्लान, लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान।
गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। तेरी ये स्पोर्ट्स का 2 सीटर है ना? सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मलेरिया का कारण रुके हुए पानी में पैदा होने वाला एनोफिलीज मच्छर। आसपास पानी का जमाव नहीं तो मच्छर और मलेरिया भी नहीं। सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार आदि लक्षण नजर आने पर स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सावधानी जरूरी है। इलाज में देरी से मलेरिया जानलेवा भी हो सकता है। सरकारी अस्पतालों में मलेरिया की जांच व इलाज मुफ्त है। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं वर्क फ्रॉम जेल किसको चाहिए ये खेल। सवाल यह वर्क फ्रॉम जेल, जेल से सरकार चलाना क्यों चाहता है विपक्ष, क्यों इस तरह के जो बिल का विरोध किया जा रहा है और यहां तक कि जेपीसी के बहिष्कार की धमकी दी जा रही है कि हम जेपीसी में नहीं आएंगे, जेपीसी का बहिष्कार करेंगे। ये क्या सोच दिखा रहा है, इसी सब पे चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ प्रदीप भंडारी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, अनमोल पवार, अवधेश कुमार जी हैं। अनमोल पवार आम आदमी पार्टी से, अवधेश कुमार। लेकिन उससे पहले मैं फैक्ट पर फैक्ट जरा नजर डाल लेते हैं। मैंने कहा ना, परिवारवादी पार्टियों को ये बिल जो है इससे सख्त नफरत है। क्यों? इस नए बिल से परिवारवादी पार्टियों में डर है। क्यों? इसे समझने की जरूरत है। यही फैक्ट परफेक्ट मैं आपको बता रहा हूं। कांग्रेस कई दशक से राहुल गांधी को नेता स्थापित करने का प्रयास कर रही है। कई दशक से इस प्रयास में लगी है कि राहुल गांधी एक स्थापित नेता हो जाए। लेकिन राहुल गांधी 5000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड घोटाले में जमानत पर हैं। अब आप एक तरफ नेता बना रहे, दूसरी तरफ वो घोटाले में जमानत पर है। कांग्रेस नहीं चाहेगी कि उसकी सरकार आए तो सत्ता की बागडोर राहुल गांधी के अलावा किसी और के हाथ में जाए। अब आप समझिए, ये पूरा चक्र आपको समझ में आएगा। आरजेडी में लालू यादव के बेटे, लालू यादव जो है अपने बेटे तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं। लालू यादव के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव 2 घोटालों में आरोपी हैं। कानून की तलवार उनके सर पर लटक सकती है। 2 घोटालों में आरोपी हैं। 30 दिन के अंदर गए, मुख्यमंत्री रहेंगे तब भी कुर्सी चली जाएगी। लालू खुद जेल जा चुके हैं और राबड़ी देवी भी भ्रष्टाचार की आरोपी हैं। लालू पहले जेल जा चुके हैं, वो नहीं बन सकते, और राबड़ी देवी पर भी आरोप है। तेजस्वी की अनुपस्थिति में दूसरे बेटे लालू के जो दूसरे बेटे हैं वो तेज प्रताप, वो लालू के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। लेकिन यहां पर भी एक पेच फंसा है। पेच इसलिए फंसा है, तेजस्वी को लालू पहले ही सारे अधिकारों से बेदखल कर चुके हैं। उनको घर से निकाला जा चुका है, उनको पार्टी से निकाला जा चुका है। अब वो तेजस्वी यादव राहुल का विरोध कर रहे हैं। लालू जिन बेटियों को राजनीति में लाए वो भी भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी हैं। अब सोचिए, परिवार का राज कैसे चलेगा, परिवार राज कैसे चलेगा? सभी लोग तो आरोपी हैं परिवार के। तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी उनके अपने भतीजे हैं। वो किसी और को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया, उन्होंने अपने भतीजे को आगे बढ़ाया। लेकिन ममता के भतीजे अभिषेक कोयला घोटाले के आरोपी हैं, और सिर्फ कोयला घोटाले के आरोपी नहीं है, अभिषेक बनर्जी पर नौकरी घोटाले के भी आरोप लग चुके हैं। ये भी उनके ऊपर आरोप हैं। आम आदमी पार्टी हालांकि अब तक परिवारवादी पार्टी नहीं है, उसकी ऐसी छवि भी नहीं है, ऐसा माना भी नहीं जाता। लेकिन आप आम आदमी नहीं, एक आदमी केजरीवाल की पार्टी बनकर रह चुकी है। और ये मैं किस आधार पर कह रहा हूँ? ये मैं इस आधार पर कह रहा हूँ क्योंकि केजरीवाल के नेतृत्व को चुनौती देने वाले हर व्यक्ति को पार्टी से निकालना पड़ा है। अब चाहे उसमें प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव हो या बाकी सब हो। अरविंद केजरीवाल जेल जा चुके हैं और शराब घोटाले की तलवार उन पर लटक रही है, और उनके नेतृत्व को जो चुनौती देने वाले हैं उनको पहले ही बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। अब ये सारे कारण हैं जिसके कारण जो है तमाम पार्टियां चाहती हैं कि ये बिल कानून ना बने। मैं एक एक करके सबके पास आऊँगा, बड़े आराम से समय दूंगा, लेकिन जरा बिना चिल्लाए मेरी बात का जवाब दे। तहसीन पूनावाला, मैं फिर से कह रहा हूँ, देखिए ये बिल का विरोध है या फिर मंशा का विरोध है?
क्योंकि देखिए, फिर से मैं कह रहा हूं, यह बिल एक आदर्श कानून है। आप ये कह सकते हैं कि इसका दुरुपयोग तो हर किसी का, हर कानून का दुरुपयोग होता है, लेकिन ये आदर्श कानून है। जेल में जाकर आप बताइए कि इस देश में क्या छवि जाएगी जब जेल में बैठा व्यक्ति इस देश की सरकार चलाएगा, कोई राज्य चलाएगा? क्या देश की जनता ये पसंद करेगी? किसी भी कानून को पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। मैं दोबारा से कहता हूं, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। लॉजिकली ये कानून अच्छा कानून है, रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति को जेल से सरकार नहीं चलानी चाहिए, मंत्री को नहीं चलाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी कभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी पे केस नहीं करेगी। जो स्टेट पुलिस है वो अपने मुख्यमंत्री पे नहीं करेगी। यानी ईडी सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्रियों पे करेगी। और ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे केस किया है, या जिन नेताओं पे केस किया है वो आकर फिर बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया, बीजेपी को समर्थक किया। उदाहरण के तौर पे चक्की पीसिंग वाले अजीत पवार जी। तो ईडी में आप प्रावधान कीजिए और इस कानून को लाइए। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, लेकिन तहसीन, यहाँ पर एक काउंटर क्वेश्चन ये है, ईडी को लेकर भी आप लोग कोर्ट जा चुके हैं, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट को उसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। और दूसरी बात है कि सवाल है, इस देश की अदालतें हैं ना, अगर कहीं इंसाफ नहीं मिले तो अदालतों में भी इंसाफ नहीं मिलता क्या? बिल्कुल, लेकिन ईडी में प्रॉब्लम ये है अशोक जी के प्रावधान ऐसे कि आप तब तक गुनहगार हो जब तक आप खुद को बेगुनाह साबित नहीं करो। और क्योंकि ये प्रावधान है, कोर्ट अगर चाहे भी आपको बेल नहीं दे सकती। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का मैं दोबारा से एक उदाहरण दे रहा हूं। कभी भी हियरिंग पे आके ईडी कह देते हमें एक मनी ट्रेल मिला है। अब अरविंद केजरीवाल जी को साबित करना है वो मनी ट्रेल उनका नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, आलोक वर्मा जी का आपको नाम याद होगा, सीबीआई डायरेक्टर। उन्होंने एक एफआईआर रजिस्टर करने की कोशिश की वर्तमान सरकार के खिलाफ, ओवरनाइट उनको निकाला गया। तो ईडी डायरेक्टर, सीबीआई डायरेक्टर कभी भी माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ कर नहीं सकता। ओके, प्रदीप भंडारी रिस्पॉन्ड। पहली बात तो जो भ्रष्ट होगा वो जेल जाएगा। इन्होंने अजीत पवार की बात करी। दिसंबर 6, 2024 को ट्रिब्यूनल ने और कोर्ट ने ये कह दिया कि जो अजीत पवार पे आरोप लगे थे, गलत आरोप लगे थे। इससे आप सरकार के खिलाफ कोई थी। एक मिनट अवधेश जी रुकिए, मौका दूंगा, रुकिए। इससे आप समझ सकते हैं कि जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो सब की सब जो इंडिपेंडेंटली कार्रवाई कर रही है। 23 में से जो 28 लीडर्स की इन्होंने बात करी वो भी फेक न्यूज है, वो भी सब कोर्ट के संज्ञान के अंदर मामला है। तो अगर आज ये आरोप लगा रहे हैं तो ये कोर्ट के विजडम के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इसी से इनकी इमरजेंसी माइंडसेट झलकता है। टोटल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज में 6260 पीएमएलए के केस हैं, जिसमें से सिर्फ पॉलिटिशियंस को इन्वॉल्व करने वाले 149 केस है, 2.3%। अगर इनको लगता है कि ईडी जो कर रही है वो गैर कानूनी कर रही है तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक एक ऑर्डर दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। इनको लगता है कि भ्रष्टाचार, अगर हमारी जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी गलत कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब भी चाह सकते हैं। सच्चाई की बात यह है कि एक भी अपोजिशन का नेता अभी तक इतना जो ज्ञान बोल रहे थे ना अजीत पवार के खिलाफ ना किसी दूसरे नेता के खिलाफ, अगर उनको लग रहा है कि कार्रवाई में बायस है तो कोर्ट या कोई नहीं किया। अब मैं बताना चाहता हूं इनकी असलियत क्या है। असलियत ये है कि अरविंद केजरीवाल की ये सच्चाई सबके सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किसने रिश्वत ली और किसने। ओके, वो नहीं करेंगे, ठीक है, वो नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत नहीं हो रही। ये कह रहे हैं हम नहीं करेंगे। आज सर सोनिया गांधी की राजनीतिक गोदी में जाकर ये बैठ चुके हैं और इनको दिक्कत इस बात से। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कभी नहीं सोचा था अशोक जी कि इतना बड़ा भ्रष्ट आदमी अरविंद केजरीवाल आएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज को छोड़ के जेल से सरकार चलाएगा। और दिल्ली की जनता ने भी इसके बाद बाहर निकले, उन्होंने क्या बोला था? अगर मैं भ्रष्ट हूं तो मुझे वोट मत देना, अगर मैं ईमानदार हूं तो वोट देना। हरियाणा से लेकर दिल्ली तक कहा केजरीवाल भ्रष्ट है। ओके, अनमोल पवार रिस्पॉन्ड कीजिए। जब तहसीन जी ने बोला, प्रदीप भंडारी जी ने बोला, तो मैं बीच में इंटरप्ट नहीं किया। अगर बीच में कोई बोलता है तो जैसा आपने कहा चोर मचाए शोर, तो आप मान लेना वो व्यक्ति चोर है। पहली बात, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हजारों रेड के बावजूद, इतनी इन्वेस्टिगेशन की गई, उसके बावजूद आज तक एक चवन्नी नहीं मिली। पीएमएलए से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पीएमएलए के मुकदमे में बेल लेके आए हैं, जिसमें प्रथम दृष्टया आपको यह साबित करना होता है कि आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई, आपके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। सत्येंद्र जैन जी के पीडब्ल्यूडी स्कैम वाले केस में जेल में रहे 2 साल तक, 2 साल बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। उन्होंने कहा जी हमारे पास किसी तरह का कोई साक्ष्य नहीं है। रही जेल से सरकार चलाने वाली बात, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही तो कह रहे हैं जी जेल से सरकार चलाई थी, और दिल्ली की जनता ये कह रही है कि भाई साहब अरविंद केजरीवाल जी की जेल से चलाई हुई सरकार तुम्हारे से बेहतर है। क्योंकि आज दिल्ली में जो है घंटों घंटों के पावर कट लग रहे हैं, 4-4 फीट पानी भर रहा है, गंदा पानी आ रहा है, प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ाई जा रही है, झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं,
बसों का और मेट्रो का किराया महंगा किया गया। तीसरी, एक सेकंड, मेरे समय कम है, देखिए मैं देखिए 10 सेकंड, ये रहा सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन। अभी कह रहे थे ना कि सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अभी 2025 में, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कांट एक्ट लाइक अ क्रूक, टॉप कोर्ट फ्लैग्स लो कन्विक्शन रेट। रही भ्रष्टाचारी की बात, तो नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारी है, अमित शाह भ्रष्टाचारी है, ये दोनों भ्रष्टाचारी। इनको चुप कराइए, बताओ इनको चुप कराइए, हो गया, ये तरीका सही नहीं है। अब बोलिए, अब आप बोलिए, भ्रष्टाचारियों को अब हो गया, अनमोल पवार हो गया, शांत बैठो, अब उनको रिस्पॉन्ड करने दो। मैंने आपके बीच में किसी को नहीं बोलने दिया, अब आप मत बोलिए। पॉइंट नंबर 1, अशोक जी हर दिल्ली के नुक्कड़ में गए थे, हर हरियाणा के नुक्कड़ में गए थे, और क्या बोला था अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली और हरियाणा के सामने? मैं हरियाणा और दिल्ली का बेटा हूं, अगर मैं भ्रष्टाचारी हूं तो मुझे वोट मत देना। अगर मैं चुप करिए, अब बीच में नहीं, अब बीच में नहीं, अब बीच में नहीं, बहुत हो गया तुम्हारा, अब बीच में नहीं, अब बीच में क्या बोला था इन्होंने कि भ्रष्टाचारी अब बीच में नहीं, अब बीच में नहीं, चुप रहिए अनमोल पवार, आप बीच में बोला था ये आम आदमी पार्टी का कार्यालय नहीं है। इन्होंने क्या बोला था? हरियाणा से दिल्ली तक अगर भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल है तो वोट मत देना, अगर ईमानदार अरविंद केजरीवाल तो वोट देना। लाडलू से लेकर दिल्ली तक अपनी खुद की चोर मचाए शोर, दिल्ली से अब चोर मचाए शोर कौन कर रहा है? अनमोल पवार। अभी तक अब चोर मचाए शोर किसको मैं बोलूं? अब मैं किसको बोलूं? अब मैंने उनको टमे दिया, आप बीच में बोल रहे हैं। अब चोर मचाए शोर आपके लिए नहीं बोलूं तो किसके लिए बोलूं बताइए? अशोक जी, मैं इनकी दुविधा समझ सकता हूं, केजरीवाल के सामने नहीं बोल पाते इसीलिए यहाँ इतना बौखला के चिल्लाते हैं, तो इनकी दुविधा है। केजरीवाल के सामने बोलेंगे तो पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। मैं सीधी बात करता हूं, अभी तक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कौन से केस के अंदर कोर्ट ने कहा है कि केस फर्जी है? बताइए ना। एक भी केस में नहीं बोला है, हर केस इनके ऊपर चल रहा है। भ्रष्टाचारी जितना जेल गया कोई नहीं गया है। मेरे पास समय इतना ही है। भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री सुनिए, मेरे पास समय इतना ही है। सबको शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय इतना है, लेकिन मैं अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं। देखिए, विषय ऐसा है जो मुझे लगता है कि संसद में क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन यह विषय ऐसा है देश की जनता की अदालत में तो जरूर है। और आज आम आदमी पार्टी ने एक और उन्होंने कहा कि ये जो सरकार चल रही, जेल से चल रही थी सरकार, वो ज्यादा बेहतर थी। अगर इस देश की जनता जेल से चलने वाली सरकारों को बेहतर मानती है तो मुझे लगता है फिर देश की जनता तय करे कि अगर उसको जेल से चलाने वाली सरकार चाहिए, जेल से चलाने वाले प्रधानमंत्री चाहिए, जेल से चलाने वाले मुख्यमंत्री चाहिए, तो फिर इस देश की जनता खुद ही तय कर ले कि उसको कैसा देश चाहिए। आज के लिए इतना ही, लेकिन ये मुद्दा खत्म नहीं होगा। इस मुद्दे पर डिबेट चलती रहेगी, क्योंकि अभी जेपीसी बनेगी और भी इस पर डिस्कशन होगा, लेकिन हम इस पर लगातार बात करते रहें, क्योंकि ये मामला देश की जनता की अदालत में है। आज के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया। नमस्कार।